मिडल ईस्ट एक बार फिर बारूद पर खड़ा है। 28 फरवरी के बाद से ये सिर्फ एक टकराव नहीं, एक खुली जंग बन चुकी है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक सैकड़ों मिसाइलें गिर रही हैं, ड्रोन आसमान में घूम रहे हैं, सायरन, धमाके और हर रात डर के साथ गुजर रही है। सिर्फ कुछ हफ्तों में हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हैं। लड़ाई का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब यह सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रही। यमन से लेकर लेबनान तक नए मोर्चे खुल रहे हैं। समुद्री व्यापार खतरे में है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी धीरे धीरे कांप रही है। अब इस युद्ध का असर भारत तक पहुंच रहा है। समर्थन में रैलियां हो रही हैं, कोई ईरान को सही बता रहा है तो कोई इजराइल को। माहौल ऐसा बन रहा है कि पेट्रोल महंगा और जिंदगी शायद पहले से भी सस्ती हो गई है और भविष्य किसी धुंध में खो गया है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि हमला कौन कर रहा है। सवाल ये है कि इस आग की शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि ये धुएं का गुब्बार जो दिख रहा है ये सिर्फ धुआं नहीं है। इसके पीछे किसी का घर जल रहा है, किसी का बचपन और किसी की पूरी दुनिया। ये तो सरासर दादागिरी है और कुछ भी नहीं। मतलब तुम्हारे पास पावर है तो तुम किसी को भी दबाने की कोशिश कर सकते हो। नहीं नैना, दरअसल आपको समझना होगा ये अस्तित्व की लड़ाई है। आपका स्टैंड क्या है? आप किसके साथ खड़ी हो इसमें? सर, अस्तित्व की लड़ाई पर बात करने से पहले मुझे आपका अस्तित्व वाला कमेंट को समझना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल नैना, दरअसल मैं आपको यही बात समझाने यहाँ पर आया हूँ। ये जो लड़ाई है हमारी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये लड़ाई स्पष्ट रूप से बताती है कि कैसे जब संघर्ष अपनी पराकाष्ठा से आगे निकल जाता है तो वह अपने सामने आने वाली हर चीज को बिल्कुल कुचल देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट आज मौजूद हैं अनुराग चड्ढा। और आज आप हमारा नया शो देख रहे हैं मामला क्या है। सर, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ नैना बिल्कुल, देखिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो लड़ाई है इसको केवल सुनी हुई खबर की तरह सुनकर हम नहीं समझ सकते कि कौन सही है और कौन गलत है। इसके लिए पहले आपको यह समझना जरूरी है कि लड़ाई की वजह क्या है। किसी ने कुछ तो किया होगा या कोई कुछ तो करना चाहता होगा, तभी इस लड़ाई की शुरुआत हुई होगी। सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं छिपा हुआ है कि अमेरिका और इजराइल ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने ही नहीं देना चाहता। बिल्कुल सही बात है नैना, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर पावर कंट्री क्यों नहीं बनने देना चाहता, जबकि अमेरिका खुद न्यूक्लियर पावर रखता है और इजराइल भी दबी जुबान में न्यूक्लियर पावर कंट्री है। सर, हो सकता है कि अमेरिका ना चाहता हो कि ईरान पावरफुल बने। हाँ लेकिन क्यों, हमें यह भी तो नैना समझना होगा ना। चलिए नैना, मैं इसको आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन हमें पहले यह समझना होगा कि जो ईरान और इजराइल है असल में मैप पर ये है कहां पर। देखिए नैना, ये मैंने टैबलेट में खोला है और सामने स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा कि ये ईरान है और ये इजराइल है और यहाँ पर अमेरिका है। और अमेरिका ने जो अपने सैन्य बेस बनाए हैं वो कैसे ईरान पर हमला कर रहा है, और जो अमेरिकन जो बेसिस हैं वो वहां पर ईरान किस तरीके से हमला कर रहा है। तो यहां से ईरान अपने ड्रोन सेट करता है और वो अमेरिका के जितने भी सैन्य बेस हैं वहां पर वो हमला करता है। इसके अलावा आप देखो कि जो दुबई में, यूएई में और कतर में जो अमेरिका के जो सैन्य बेस हैं वहां पर ईरान हमला कर रहा है। हालांकि ये जो दोनों कंट्रीज हैं वो इस्लामिक कंट्री हैं। सब लोग ये सोच रहे हैं कि भाई आखिर ईरान खुद एक इस्लामिक कंट्री है, वो इस्लामिक कंट्रीज पर क्यों अटैक कर रहा है। उसकी वजह ये है, दरअसल नैना कॉन्फ्लिक्ट ये है कि ईरान खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर मानता है और फिलिस्तीन के सपोर्ट में इजराइल को मिटाने जैसी बातें करता है ना। जबकि इजराइल कहता है कि वह तो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। स्पष्ट शब्दों में मैं आपसे कहूं तो ये जो लड़ाई है आइडियोलॉजी वर्सेस आइडेंटिटी की लड़ाई है। एक देश जो अपनी पावर बढ़ाना चाहता है ताकि एक खास कम्युनिटी का वो लीडर बन सके, और जो दूसरा देश है वो इसलिए ताकत बढ़ा रहा है ताकि चारों ओर से जो उसके ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं, खुद को हमले जो हो रहे हैं उससे उनको बचा सके। तो सर, फिर तो ये भी कहा जा सकता है ना कि फिलिस्तीन जो है वो अपनी पहचान बचाने के लिए लड़ रहा है और ईरान अगर उसमें उसकी मदद कर रहा है तो वो लीडर बनना चाहता है। ये कहना कहां तक सही है? वहीं मिडिल ईस्ट को अगर देख लें तो मिडिल ईस्ट के सारे जितने भी देश हैं, जो इस्लामिक देश हैं, अगर वो चुपचाप बैठे हैं और ईरान मदद कर रहा है तो उसमें क्रिटिसाइज करने की क्या जरूरत है? दरअसल ना फिलिस्तीन और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कुछ ऐसा है कि जैसे कि एक घर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि एक घर में एक परिवार रहता था। कुछ समय बाद जो वहां का शासक है उसने उस पर इतना दबाव बनाया, परेशान किया
कि वो अपना परिवार छोड़कर मजबूरी में वहां से चला गया, यानी कि घर ही छोड़कर चला गया। अब सालों बाद उसी घर में कोई दूसरा परिवार आकर बस गया। अब सोचो कि अगर पुराना परिवार वापस आ जाए और कहे कि ये घर हमारा है, तो क्या होगा? झगड़ा होगा सर। बस यही इजराइल और फिलिस्तीन है। सर यहूदी तो सालों पहले वहां से चले गए, अब प्रेजेंट में अरब के लोग वहां पर रह रहे हैं, तो बेसिकली ये जमीन तो अरब के लोगों की हुई ना, वही तो मालिक हुए इसके। नैना, आपको अयोध्या में राम मंदिर का विवाद याद है? क्या उसमें कोर्ट का फैसला था? बिल्कुल सर, ये तो बहुत लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ फैसला था, जो कि इसी पक्ष में आया कि राम मंदिर तो हमारा है। नैना, यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब अयोध्या में राम मंदिर का फैसला बिल्कुल सही है, तो इजराइल का विरोध क्यों? वो भी तो यूएन के प्रस्ताव के बाद ही बना था। दोनों मामलों में पहले विस्थापन हुआ, फिर कब्जा स्थापित हुआ और उसके बाद मूल दावेदारों की अपने प्रमुख स्थल पर वापसी की मांग सामने आई। ये परिवार यहूदी लोग थे जिनको रोमन एम्पायर के टाइम उनके घरों से भगा दिया गया था। यही नहीं, जो यहूदी कम्युनिटी ने बहुत संघर्ष झेला है, उनका इतिहास देखिए। आपको पता होगा कि कैसे एडॉल्फ हिटलर की एक सनक ने 60 लाख यहूदियों को मौत की घाट उतार दिया था। कैसे यहूदी लोग बरसों तक अपने घर, अपनी जमीन से दूर भटकते रहे, है ना? कैसे दुश्मनों से घिरे होने के बाद भी यहूदी कम्युनिटी खुद को बचाए रखे हुए हैं। सर जो इजराइल का संघर्ष है वो फिलिस्तीन की वजह से तो नहीं माना जा सकता कि फिलिस्तीन के अत्याचार की वजह से हो रहा है। अब इसमें ईरान का क्या रोल है? वो तो हेल्प ही कर रहा है ना सर। नैना, यूएन की सहमति से 1948 में जब इजराइल बना तो यहूदियों को रहने के लिए एक देश, एक जगह दी गई। मजे की बात तो यह है कि ये जो जगह दी गई थी, ज्यादातर इसमें वही इलाका था जिस पर इजराइल पहले से ही अपना दावा करता था। मतलब वो तो अपनी ही जमीन, अपने ही देश के लिए लड़ रहा है। और इजराइल बनने के अगले ही दिन यानी 15 मई 1948 को अरब देशों ने उस पर अटैक कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, करीब 20 साल बाद उसके पड़ोसी देशों ने एक साथ मिलकर उस पर फिर से हमला किया। लेकिन कहते हैं ना कि जो कड़ा संघर्ष है इंसान को लोहा बना देता है। और इस बार इजराइल ना सिर्फ लड़ाई लड़ा, बल्कि कुछ ही दिनों में, यानी कि मैं कहूं 6 ही दिनों के भीतर ही अरब देशों को घुटने पर लाने का काम किया। यहां से इजराइल ने खुद की सीमाओं का विस्तार शुरू किया और वो अब भी लगातार चल रहा है। अब दूसरा सवाल यह है कि अगर ईरान फिलिस्तीन की सिर्फ मदद ही कर रहा है, तो बाकी पड़ोसी मुल्क ईरान से डरते क्यों हैं? उसकी सोच से दहशत में क्यों रहते हैं? एक शब्द है उम्मा। सुना है क्या आपने? मैंने नहीं सुना सर। दरअसल उम्मा का मतलब है कि दुनिया के सारे मुसलमान भाई। फिर भी कतर, सऊदी, यूएई ये सब ईरान का साथ क्यों नहीं देते? जबकि एक नॉन इस्लामिक देश इजराइल कभी ईरान का दोस्त हुआ करता था। ऐसा क्यों है? हम साथ खड़े होने की बात तो करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि जो भाईचारे की बात करते हैं, एक ही कम्युनिटी के हैं, वही आज साथ देने से क्यों बच रहे हैं? हम हमेशा ऊपरी सतह को देखकर ही फैसला कर लेते हैं कि हमें किस तरफ जाना है, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। समय के साथ ईरान में भी बहुत सारे बदलाव हुए, उसकी आइडियोलॉजी में बहुत बदलाव हुए, लेकिन 1979 के ईरान में ऐसा नहीं था। जब ईरान में राजशाही का शासन हुआ करता था, जो वेस्ट कल्चर को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, तब ईरान काफी मॉडर्न था, पश्चिमी देशों जैसा लाइफस्टाइल था, अमेरिका और यूरोप का करीबी दोस्त था, महिलाओं को आजादी थी, एजुकेशन, डेवलपमेंट सब बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन इस मॉडर्न चमक के पीछे, या यूं कहूं कि डिक्टेटरशिप थी। जो लोग विरोध करते थे उनको दबाया जाता था और फॉरेन इन्फ्लुएंस, खासतौर पर अमेरिका का जो दबाव था बहुत ज्यादा था। यही गुस्सा धीरे धीरे एक एक्सप्लोजन बन गया और 1979 में एक रेवोल्यूशन हुआ, जिसने पूरा का पूरा जो सिस्टम था बदल कर रख दिया। राजशाही एकदम तबाह हो गई, बिखर गई, जिसकी जगह सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई ने ली और ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक। और यहीं से ईरान की सोच बदल गई। अब ईरान ने खुद को एक ऐसी ताकत के रूप में देखना शुरू किया जो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए है। इसके लिए उसने मिडिल ईस्ट में अपने कुछ ग्रुप्स बनाए, जैसे हिजबुल्लाह, हौतीस, जो समय समय पर मिडिल ईस्ट में ईरानी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का काम करते थे और इजराइल के लिए खतरा बनते रहे। यहीं से मिडिल ईस्ट के देश ईरान और उसकी आइडियोलॉजी से वो डरने लगे। लेकिन सर ये जो मिडिल ईस्ट के सारे देश हैं, ये इजराइल के पास क्यों जा रहे हैं? तबकि इजराइल तो नॉन मुस्लिम कंट्री है। क्योंकि नैना, आज इजराइल एक सशक्त, एक पावरफुल कंट्री है। इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया भर में मशहूर है। वहीं ईरान को जवाब दे सकता है। इस लड़ाई को
सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई के तौर पर देखना सही नहीं है। इसमें सबसे बड़ा खेल छिपा है तेल का खेल, जो पहले इराक, फिर वेनेजुएला और अब ईरान के साथ खेला जा रहा है। ये एक पूरे बिजनेस का खेल है, प्योर बिजनेस। लेकिन इसको थोड़ा सा सर समझाएं कि कैसे आइडियोलॉजी का जो खेल है वो तेल के खेल में बदल गया। नैना, इसके लिए अमेरिका जो दुनिया में अपना जो प्रभुत्व है, इसको कहते हैं सुप्रीमेसी, वो उसको बनाए रखना चाहता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ऑयल का भंडार है और इसमें भी ईरान, जिसके पास ह्यूज ऑयल रिजर्व्स है, जो अपनी इकोनॉमी को प्रतिबंध लगने के बावजूद बढ़ा रहा है। कल वो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर सकता है। ऑयल के बड़े बड़े क्षेत्र किसी और का कंट्रोल होना तो ये अमेरिकन लीडरशिप को एक चैलेंज दे सकता है। आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप को प्रेसिडेंट इलेक्शन में इजराइल लॉबी का कितना बड़ा सपोर्ट था। वो इस लॉबी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब मिडिल ईस्ट में अपनी डोमिनेंस बनाए रखने और इजराइल लॉबी को खुश रखने के लिए अमेरिका इस वॉर का हिस्सा है। यहाँ एक तीर से दो शिकार हुए। जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से जो मिडिल ईस्ट का करीब 20% ग्लोबल ऑयल और दुनिया भर की LNG का 20% हिस्सा गुजरता है, उस पर अगर अमेरिकन कंट्रोल होगा तो कौन मजबूत होगा। अमेरिका दुनिया भर में वेपन्स बेचता है। जहां जहां वॉर हो रही हैं या हुए हैं, ऑलमोस्ट सभी में अमेरिकन वेपन बिजनेस हुआ है। फिर चाहे यूक्रेन रशिया वॉर हो, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो, अभी मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, सभी देश अमेरिकन मेड वेपन यूज कर रहे हैं और तेजी से परचेज भी कर रहे हैं। नैना, अमेरिकन के लिए ये बैटल ग्राउंड, उनके लिए वेपन्स टेस्टिंग साइट से ज्यादा कुछ नहीं है। आप ईरान के जज्बे को सलाम कर सकते हैं कि किस तरह वो दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क के साथ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि भाई ईरान सही कर रहा है और अमेरिकन गलत कर रहे हैं। सर, इससे जुड़े कुछ सवाल ग्राउंड पर जाकर हमारी टीम ने लोगों से पूछे हैं। पहले देख लेते हैं कि लोग इस विषय में क्या कह रहे हैं। मेरा तो गवर्नमेंट को अपने देश का नागरिक होने के नाते मुझे मोदी जी से ये कहना है कि ईरान को सपोर्ट करें। इजराइल के लिए तो जीने मरने वाली बात थी, उसको तो ये करना ही था। कि ईरान का न्यूक्लियर पावर होना ठीक नहीं है, लेकिन सर ऐसा क्यों? अमेरिका भी तो न्यूक्लियर पावर कंट्री है। नैना, मुझे आप मेरे एक सवाल का जवाब दो कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो कैसे खत्म हुआ था? क्योंकि सर अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर अटैक किया था और जापान ने सरेंडर कर दिया था। मतलब नैना, आप ये बोलना चाह रही हैं कि जो लिटिल बॉय और फैटमैन के गिरने के बाद ही जापान ने सरेंडर किया था, करेक्ट? हाँ। अब अगर जापान के पास भी न्यूक्लियर बम होता तो क्या जापान सरेंडर करता? नहीं ना। हाँ, इसलिए खुद को सेफ बनाए रखने के लिए न्यूक्लियर पावर होना बहुत जरूरी है। नैना, अब ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ईरान का जो न्यूक्लियर पावर होना उसकी आइडियोलॉजी के प्रसार के लिए फायदेमंद होता, उसको कोई नहीं रोक पाता। मिडिल ईस्ट में वही सबसे बड़ा लीडर होता, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बाकी इस्लामिक कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन था ही नहीं। वो भी अमेरिकन अम्ब्रेला के नीचे हैं और इस कंडीशन में अमेरिका भी उन्हें नहीं बचा पाता। इसलिए किसी भी गलत आइडियोलॉजी वाले देश का न्यूक्लियर पावर होना दुनिया के लिए खतरा हो सकता है, जैसा हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के साथ है। लेकिन सर पाकिस्तान का इलाज तो हमारे देश ने कर ही दिया था ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन अब इस युद्ध का क्या होगा? और इस युद्ध में जो हमारा देश है, हिंदुस्तान जो है, वो किसके साथ है? नैना, आप खुद देख लीजिए कि जो आज हालात क्या हैं। कुछ देशों की जंग ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल दिया है। जिस तरह से जो प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं, शेयर मार्केट उसी तरह से अप एंड डाउन हो रहा है। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद अपने जो इरादे हैं वो जाहिर कर दिए हैं कि मैं तो ईरान के तेल भंडार पर कब्जा करना चाहता हूं। कभी वो ईरान को गाली देते हैं, कभी वो इस्लाम को अच्छा बताते हैं। ऑयल मार्केट और दुनिया भर की जो इकोनॉमी है डर के साए में है। और अब तो ये जंग हमारे घर के दरवाजे तक पहुंच गई है। जगह जगह पेट्रोल की लाइन लगी हुई है। लोग गैस सिलेंडर के लिए रात भर सड़कों पर सो रहे हैं। अगर ये जंग जल्दी ही खत्म नहीं हुई तो आने वाले समय में जो हालात हैं और भी ज्यादा भयानक हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर है। अगर जल्दी ही इसका ठोस समाधान नहीं निकाला गया तो गैस की किल्लत और तेजी से आगे बढ़ेगी। हमारे पास गैस और तेल का इतना बड़ा घरेलू संसाधन नहीं है जो हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके। हम अभी भी अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही प्राप्त करते हैं और अगर जल्दी ही जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ज्यादा दिनों तक अगर वो बंद रहा तो पूरी दुनिया के लिए संकट बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। और हम इस जंग में सीधे तौर पर किसी के साथ नहीं हैं। हमारे अपने हित और नुकसान सीधे जुड़े हुए हैं और हम ये जरूर चाहते हैं कि ये लड़ाई रुक जाए, लेकिन
हम इसमें किसी को गलत ठहराने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। इजराइल हमारा डिफेंस पार्टनर है और एक अच्छा सहयोगी भी रहा है। ईरान के साथ भी हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं और हमारे कुछ जहाज एलएनजी और क्रूड ऑयल लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही वापस आ रहे हैं, जो कि भारत सरकार की एक अच्छी और सदी हुई रणनीति का नतीजा है। तो हम अपने एक्सपर्ट का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू नैना, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे और मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस हैं और जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की उससे लोगों का ज्ञानवर्धन होगा। थैंक यू नैना। हम अपने एक्सपर्ट का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने इस जंग के हालात को हमें अच्छे से समझाया और हमें बताया कि हमें इस जंग में किसके साथ खड़े होना चाहिए। ये शो उन लोगों के लिए भी है जो बिना सही फैक्ट की जानकारी के जंग कर रहे किसी एक देश का समर्थन करते करते खुद के ही देश के खिलाफ हो जाते हैं। ये उनके लिए एक मैसेज है कि सही तथ्यों को जानकर ही अपना पक्ष डिसाइड करें। आपके इमोशंस किसी को जंग नहीं जिता सकते, हाँ, लेकिन आपको अपने ही देश के खिलाफ जरूर कर सकते हैं। इस जंग में जो हमारे देशवासी अभी भी दूसरे देशों में फंसे हुए हैं वो सेफ रहें और जल्द ही वापस अपने देश आ पाएं। तो इस उम्मीद के साथ हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक नई खबर, एक नए वाद विवाद को हम आसान बनाएंगे और जानेंगे कि मामला क्या है। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। जय हिंद।